मैं एक हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। कानून व्यवस्था देखनी हो तो उत्तर प्रदेश आइए। नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की इस ऑडियो संवाद कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। वर्ष 1991 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल किया। इसके बाद वर्ष 2017 के चुनावों में यह उपलब्धि बड़े पैमाने पर दोहराई गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को यह स्थान दिया गया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में स्थित एक मंदिर में एक महंत या मुख्य पुजारी के रूप में थे। सितंबर 2014 में उनके आध्यात्मिक पिता महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद से यह पद कायम है। योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में कई ऐसे पहलू हैं जिस पर आज हम लोग खुलकर बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल यह जो अपने आप में एक व्यक्ति विशिष्ट के रूप में अपनी एक पहचान बना चुके हैं, ऐसे में जिनको आज के समय में इनके आक्रामक प्रशासनिक नेतृत्व को देखते हुए इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है या लोग इन्हें एक नया नाम दिए हुए हैं। यह एक राजनीतिज्ञ, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और गोरखपुर में एक मठ में मुख्य पुजारी के रूप में होने के साथ साथ एक युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी मौजूदा समय में हैं। आइए हम लोग योगी आदित्यनाथ के प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा को सबसे पहले जानते हैं और इसके बाद इनके राजनीतिक यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह विष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह विष्ट एक वन रेंजर थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी और ऋषिकेश के स्थानीय स्कूलों में पूरी की। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 1990 के आसपास वह अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल हो गए और गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। इसके बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम मिला और वे महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी भी बने। महंत अवैधनाथ ने लगभग 1994 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी बन गए। इसलिए उन्हें गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी भी नामित किया गया। फिर गोरखनाथ ट्रस्ट फंड द्वारा संचालित स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का प्रबंधन करना उनका कर्तव्य था। अब आइए योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक यात्रा को हम लोग स्मरण में लाते हैं। वर्ष 1994 में योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का मुख्य पुजारी नियुक्त किए जाने के बाद करीब 4 साल बाद वह भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। 12वीं लोकसभा में वह सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वह लगातार 5 वर्षों तक गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक युवा विंग भी शुरू की। 1998 में वह 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और 26 वर्ष की आयु में निर्वाचित होने वाले सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 1998-99 के क्रम में वह खाद्य नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण समिति और चीनी तथा खाद्य तेल विभाग की उप समिति वी के सदस्य थे। साथ ही गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। 1999 में वे 1999-2000 में दूसरे कार्यकाल में 13वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वह खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी थे। गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में वह 14वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, जो उनका तीसरा कार्यकाल है। वह सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य, विदेश मामलों की समिति के सदस्य, गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। 2009 में चौथे कार्यकाल में वह 15वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति के सदस्य भी रहे। 2014 में 5वीं बार फिर से वह गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के प्रमुख प्रचारक थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में गौ तस्करी, तंबाकू,
पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया तथा तत्काल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किए। अब आइए योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक हेल्थ को भी समझते हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वह कई अन्य मंत्रालयों का भी ध्यान रखते हैं और कई ऐसे विभाग हैं जो उनके नियंत्रण में हैं। योगी आदित्यनाथ के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखें तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए वह हॉस्टल मुहैया कराते हैं। वह धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं। वे 2 दर्जन से ज़्यादा शिक्षण संस्थान भी चला रहे हैं और ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। उनके द्वारा कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठन भी चलाए जाते हैं, जिनमें भारत की सबसे पुरानी ध्यान प्रणाली के केंद्र और नाथ पंथ के एक प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय के केंद्र भी शामिल है। अगर हम इनके रुचियों की बात करें तो इनकी विशेष रुचियां देखने को मिलती है। वह योग और अध्यात्म में उनके विशेष रुचि है। वह गौ रक्षा के अभियान को बढ़ावा देते हैं। वह सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, बागवानी, धार्मिक प्रवचन, भजन और धार्मिक स्थानों के भ्रमण के लिए राष्ट्र रक्षा अभियान भी चलाते हैं। अब आइए एक बार फिर से उन बातों को याद करने का प्रयास करते हैं जो अक्सर दोहराया करते हैं अपने बातचीत के क्रम में। धर्म एक व्यापक अवधारणा है। हमारे विद्वानों के अनुसार सांसारिक जीवन में लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना और आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करना ही धर्म का अंग है। मेरा मानना है कि एक योगी दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकता है और मैं सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों चिंताओं को संतुलित करने का प्रबंधन करता हूँ। लोगों का शासन व प्रशासन से भरोसा उठ गया था। उस विश्वास को वापस पाना, आशा और विश्वास की भावना पैदा करना कि सुशासन और विकास फिर से पटरी पर आ जाएगा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वास्तविक हिंदू दृष्टिकोण यह है कि किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा, सब बराबर है। योगी आदित्यनाथ एक मेहनती और काम के प्रति समर्पित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और जैसा कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक खास तरीके के वातावरण का निर्माण हुआ है, जिसमें निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कई ऐसे मंचले अथवा कई ऐसे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा है जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए हित में है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक बुलडोजर बाबा के तौर पर बन गया है और चूंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिली है जिसमें बुलडोजर का प्रयोग किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ के संबंध में आज जो कुछ भी हमने जानकारी आप सभी के साथ साझा की है, ये सभी जानकारी आप सभी के लिए एक उपयोगी साबित होगा। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें ताकि हम समझ सकें कि आपके लिए और भी किस तरह के वीडियो को बनाने की आवश्यकता है और किस तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।